क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। धातु विज्ञान की जानकारी हमें हड़प्पा काल में भी थी। हड़प्पा काल में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लोहे स्तंभ महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता की एक अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के समय 375 से 415 या 399 से 416 सी या एडी के बीच में हुआ था। मतलब उसका काल अलग अलग जगह अलग अलग माना जाता है, लेकिन 399 से 410 एडी या सी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, इसी काल में लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था। इस पे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। आश्चर्य की बात है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कि कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। ऐसे स्तूप है, उसके अंदर कुछ रखा रहता है। डिब्बे में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें उनके अवशेष रखे रहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। जिसमें प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखे मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस पर गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर लिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकारों की सुंदर कलाकृतियों से ढके, जैसे ये बना हुआ ये है तोरण, ये सुंदर मूर्तियों से ढका हुआ है। यह है स्तूप। जैसे इसमें ऊपर बनी हुई है छतरी, टॉप पे छतरी है, ये है छतरी। ये से ये से बनी हुई, ये है छतरी, ये है हर्मिका, और इसके नीचे बना हुआ है ये है अंडा, मतलब गुम्बद सा बना होता था। और ये है मेड़ी, और इसे घेरते हुए एक प्रदक्षिणा पथ है। ये इसको घेरने के लिए एक रेलिंग लगाई गई, जिसे बोलते हैं वेदिका, अभी बताया था नीचे। और ये है तोरण, जैसे बने होते थे, इसमें शिल्पकारी की गई होती थी। ये बना हुआ जिसे डिजाइनिंग कर रखी है, ये तोरण है। अमरावती स्तूप का निर्माण 3rd सेंचुरी बीसी से 250 सीई के बीच में किया गया है। 3rd सेंचुरी बीसीई से 250 सीई के बीच में किया गया है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों को दर्शाया गया है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था और इसी स्थान को पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है, जैसे हिंदू मंदिर होता है ये, तो ये यहाँ पे ये गर्भगृह होता है। इसके ऊपर सीकर बना होता था और ये मंडप है, ये मंडप है, ये सीकर है, ये ऊपर वाला जो ऐसे बना हुआ है, ये सीकर है और ये गर्भगृह है। यहाँ पे मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। स्तूपों पहले स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में किया गया था। फिर रेलिंग, प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति। यहाँ पे जैसे भीतर गांव का मंदिर बताया गया है, जो पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और फिर इधर महाबली
पुरम का एकास्मिक मंदिर बना गया है। इसमें से प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकास्म या मोनोलिथ कहा जाता है। एक ही को तराश के बनाया गया है महाबलीपुरम। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे सीकर कहते थे। सीकर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनाई जाती। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जिसे सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे ये मंदिर है, तो ये मंदिर है, ये शिखर है ऊपर वाला, ये शिखर है, ये गर्भगृह है। तो ये यहाँ पे आगे जो ये बना हुआ था जहाँ लोग बैठते हैं उसको मंडप कहते हैं। महाबलीपुरम और रेहल के मंदिर। अब यह बताया गया स्तूप और मंदिर कैसे बनते थे। कुछ मंदिरों का निर्माण तो जैसे ईंट से मंदिर बनता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन पहाड़ों को तराश कर बनाते हैं तो उसे ऊपर से तराशते हुए नीचे की तरफ बनाते हैं। उड़ीसा के जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इसमें 2 मंजिला इमारतों को बनाया गया है। ये उड़ीसा में कमरों के प्रवेश द्वार होते हैं। जैन भिक्षुक रहा करते थे इसमें। इनका निर्माण करने का खर्च संभवतः राजा रानी ही करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों तथा मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इस इमारतों को सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च उठाया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार सभी होते थे। ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए तब तुम इन स्थान को देख अजंता में दर्शाया गया चित्र। अजंता का निर्माण 2 सेंचुरी BC से 480 CE के बीच में हुआ, मतलब 500 CE के लगभग, औरंगाबाद। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाई गई विहार थे। विहार मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इनमें से कुछों को चित्रों द्वारा सजाया गया है। ये जैसे ये चित्र बताया गया है, ये अजंता में बनाया गया है, अजंता की गुफा में। प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की है। स्त्री पुरुषों की वीर गाथा या देवताओं से जुड़ी है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शैलपदिकारम की रचना ये पूछ सकते हैं, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शैलपदिकारम क्या तमिल महाकाव्य, इसकी रचना किसने की थी? इलोंगो नामक एक कवि ने की थी। इलोंगो कब की थी? तो बताते हैं कि कुछ बताते हैं 2 से 3 शताब्दी पहले की गई थी, कुछ बताते हैं 5 से 6 सेंचुरी पहले की गई थी। तो 5 से 6 सेंचुरी के बीच में माना जाता है इसका। इसमें कविलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है, वो पुहार में रहता था। काविलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करते हुए एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता है, उसकी कहानी बताई गई। कविलम नामक एक व्यापारी की कहानी बताई गई इसमें शैलपदिकारम में। रचना किसने की है? इलोंगो ने। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलम, इसकी रचना भी 5 से 6 सेंचुरी के बीच में मानी जाती है। इसमें कविलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। मणिमेखलम, इसमें कविलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अन्य लेखक जैसे कालिदास ने संस्कृत में लेख लिखे। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। किसे? पुराण को। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरवों तथा पांडवों की बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास
नाम के ऋषि ने संकलित किया पुराण और महाभारत को 500 साल पहले। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। पिता उन्हें वनवास दे देते, उनमें वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लेता और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ती है। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटते हैं। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। पुराण और महाभारत इनके लेखक थे व्यास, जबकि रामायण के वाल्मीकि। जातक और पंचतक, जातक वो होती है जो बुद्ध के पूर्व धर्म से जुड़ी हुई होती है, जो कि स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। ये कहानी बताई गई है बंदर राजा की कहानी। ये मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरी गई है। विज्ञान की पुस्तक है। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता था और डूबता। उन्हें व्रत की परिधि मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होती। वरामिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई और आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक। औषधि शास्त्र मतलब मेडिसिन की, उनमें दवाइयों के बारे में बताया गया। चरक द्वारा लिखी चरक संहिता में प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत द्वारा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुश्रुत संहिता लिखी गई, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। कागज का आविष्कार लगभग 1 सेंचुरी BC के पहले लून नाम से व्यक्ति ने चीन में इसका आविष्कार किया था, कागज का। फिर ये वहां से कोरिया फैला, और कोरिया के बाद में ये जापान 1800 साल पहले जापान फैला, और जापान से फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैला। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से आई। स्तूप का निर्माण 300 BC, अमरावती 1 सेंचुरी C, कालिदास 400 C, लोह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकला, ये सभी लगभग 400 से 500 CE के बीच में माना जाता है। दुर्गा मंदिर लगभग 600 CE। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि NCERT क्लास 6 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी समरी है नीचे। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालकों की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व बताया गया है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय 500 ईस्वी पूर्व का है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासनकाल 272 से 268 ईस्वी पूर्व से 271 ईस्वी पूर्व के बीच का है। संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में मानी जाती है। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्यों का संकलन 512 से 521 ईस्वी में माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वयं त्सोंग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी।
एनसीईआरटी क्लासिक समाप्त।